ठीक। एजुकेशन जोन हल्द्वानी कैनाल रोड पर पुनः स्वागत है आपका। वर्तमान में उत्तराखंड पीसीएस, लोअर पीसीएस और लेक्चरर की वैकेंसीज सरकार ने दे रखी है। इन परीक्षाओं के अध्ययन के लिए आवश्यक है कि सब्जेक्ट को समझा जाए और विषय को बहुत स्पष्ट किया जाए ताकि परीक्षा के प्रश्नों का उत्तर और उसके बहुविकल्पीय चयन सही तरीके से किया जा सके। ये प्रमोशनल एक्टिविटीज़ है ताकि आपको सब्जेक्ट का, विषय का समझ बढ़े और इतिहास का, राजनीति विज्ञान का, सामान्य अध्ययन का, जनरल स्टडीज़ के जो कोर्सेज है, जो सिलेबस है, वो डिस्क्रिप्टिव तरीके से आप तक पहुंच पाए। कल पिछले कुछ क्लासेस में मैंने इतिहास का वर्गीकरण कर दिया था दोनों तरीके से। एक तरीका तो ये है कि भारतीय इतिहास को प्राचीन काल का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक काल का इतिहास कहा जाता है। मिल की एक बंटवारा है, वो इस कालखंड को, इस तरह से बंटवारे को हिंदू काल, मुस्लिम काल और ईसाइयों का काल कहता है और फिर समय काल भी सुनिश्चित करता है। इसके पहले के क्लास में इस बात का डिस्क्रिप्शन मैं कर चुका हूँ कि किस आधार पर वो प्राचीन काल का इतिहास, मध्यकाल का इतिहास और आधुनिक इतिहास को बंटवारा करता है। और फिर दूसरा बंटवारा है इतिहास के साक्ष्यों के आधार पर, जो पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य है, जिस आधार पर इतिहासकारों ने प्रागैतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में बांटा है। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड लिटरेरी हिस्ट्री। लास्ट क्लास में इस बंटवारे को भी कर चुके हैं हम लोग और समझ चुके हैं कि कहाँ कौन से स्रोत, कौन से साक्ष्य प्री हिस्ट्री के लिए हैं और किन कालखंडों को, और कौन से साक्ष्य हमारे पास प्रोटो हिस्ट्री में है और फिर कहाँ से हमारे पास साहित्यिक काल का आरंभ होता है। ये सारी बातें डिस्कस हो चुकी है क्लास के अंदर। यूट्यूब पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, उसको अधिक से देखिए, उसकी नोट्स बनाइए। आपके सहयोगी जो लोग भी इस तरह की परीक्षाओं के लिए अध्ययन कर रहे हैं, उनको बताइए कि ये सामग्रियाँ जो बहुत लेटेस्ट और बहुत उपयोगी हैं, जिससे विषय को, विषय के अध्याय को समझने में बहुत आसानी होगी और परीक्षा के लिए भी बहुत लाभदायक होगी। आज के क्लास में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि वैदिक संस्कृति, उसका पुरातात्विक साहित्यिक साक्ष्य, आर कौन थे, कहाँ से आए थे, इतिहासकारों का मत भिन्न है। कुछ लोग ब्रह्मर्षि प्रदेश का, कुछ लोग तिब्बत के पठार का, कुछ लोग आर्कटिक प्रदेश का, और जो मान इतिहासकार है, जो मान थ्योरी है, वो मध्य एशिया की जर्मन इतिहासकार मैक्स मुलर और भारतीय इतिहासकार डॉक्टर आर एस शर्मा की है। ये दोनों कहते हैं कि असल में आर्य मध्य एशिया से भारत में आए। वैदिक संस्कृति को समझने का संक्षिप्त रूप में प्रयास किया जाएगा, लंबा चैप्टर है। सारे आयाम को समझने का प्रयास किया जाएगा कि आर्य कौन है, किस समय भारत में आए, आने का रास्ता क्या है,
और अपने मूल निवास स्थल मध्य एशिया से वो निवास से क्यों छोड़कर यहाँ पर पलायन कर गए, उन सब कारणों को डिटेल में समझेंगे। आज क्लास में समझा जाए कि आर्य कौन है, कहाँ से आया है और किस तरह से उसने आर्य संस्कृति की भारत में स्थापना की है, किस समय की है, किस तरह के पुरातात्विक साक्ष्य उसको समझने के लिए हैं और कैसे साहित्य हमारे पास है जो आर्यों के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जानकारियां देते हैं। एक एक करके चीज़ों को एक एक क्लास के अंदर एक एक दो माध्यम आपके पास है, या तो आप क्लास में बैठ के सुन लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहता है, ताकि इंट्रैक्शंस हो जाता है कि अगर किसी तरह का डाउट हो तो डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं। दूसरा ये होता है कि क्लास लाइव भी होती है, हाइब्रिड क्लास है। सारी क्लासेस उत्तराखंड पीसीएस की, लोअर पीसीएस की, समूह की और लेक्चरर की लाइव क्लासेस भी आपके पास है। तो दोनों मोड भी अवेलेबल है। ये क्लास यूट्यूब पर भी कुछ स्पेसिफिक वीडियोस यूट्यूब पर भी उपलब्ध हो जाते हैं। सब पूरा नहीं उपलब्ध होता, कुछ खास चैप्टर्स, कुछ खास अध्याय, उनके माध्यम से भी कुछ खास चैप्टर्स को, कुछ अध्यायों को आप सुन सकते हैं, उसको देख सकते हैं। वैदिक संस्कृति या इसको कहते हैं आर्य सभ्यता। आर्य एक रेस है, एक जाति है। इतिहासकार मानते हैं कि ये मध्य एशिया के निवास की एक जाति है और बहुत सी जातियों में ये एक निवास करने वाली, एक अपने स्थल पर मध्य एशिया में रहने वाली, एक गोबी के मैदान के आसपास रहने वाली एक जाति है। इतिहासकारों के बीच में भी मतभेद है कि असल में मूलतः आर्य रहने वाले कहाँ के थे। अगर देखा जाएगा तो आर्य एक जाति, एक रेस है। आर्य कहाँ के थे? कहाँ के थे पर इतिहासकारों में मत भिन्न है। कुछ इतिहासकार, खास करके दो चार मैं नाम लिख दूं, हमारे यहाँ एक अध्यात्म के, भारतीय दर्शन के भी बहुत बड़ा नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। स्वामी जी मानते हैं कि ये असल में मूलतः आर्य तिब्बत के पठार के निवासी थे। उनका कद काठी, रंग, रूप देखकर यह अनुमान लगाते हैं कि मूलतः आर्यों का निवास स्थल तिब्बत का पठार, और फिर वहीं से वो उत्तर भारत के अंदर और फिर गंगा यमुना के दोआब में पूरा फैल गए। एक मत ये। दूसरा मत है बाल गंगाधर तिलक, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत महान व्यक्तित्व है। गरम दल के नेता हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं। लाल पाल बाल के रूप में बहुत मशहूर ये तीन समूह रहा है, जो कांग्रेस के उदारवाद के विपरीत
एक एक्सट्रीमिस्ट के रूप में, एक कट्टरता के रूप में इन्होंने उपनिवेशवाद के विपरीत, उपनिवेशवाद के खिलाफ काम किया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान रहा है तिलक जी का। और नरम दल और गरम दल के रूप में जो कांग्रेस का दोनों घड़ा था, बड़ा मशहूर रहा। तिलक वो व्यक्तित्व है जो गरम दल के नेता, जो फाइट करना चाहते थे, लड़ना चाहते थे। वो मानते थे कि अंग्रेजों से इतनी आराम से स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, फाइट करना होगा, लड़ना होगा, उग्रता अपनानी होगी, तब जाकर कहीं पर ये उपनिवेशवाद से मुक्ति मिलेगी। उस महान व्यक्तित्व ने कहा, असल में आर्य जो है ना, वो आर्कटिक प्रदेश का रहने वाला है। आर्कटिक प्रदेश मतलब ध्रुवीय प्रदेश का रहने वाला है, साउथ नॉर्थ पोल के आसपास का। और वो कह रहे थे कि ऐसे आर्य वहां का रहने वाला है जहां पर 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता है। और वहां से वो माइग्रेट किया है अपनी कंडीशन को छोड़कर, एक दुर्लभ सामाजिक और जीवन शैली को छोड़कर वो निरंतर चलता रहा पैदल ही, क्योंकि बाहरी टेक्नोलॉजी का विकास नहीं था। सड़कें, रोड, ट्रांसपोर्ट, ट्रक, हेलीकॉप्टर, जहाज, एयर ट्रैफिक नहीं थे, उसको चलना पैदल ही था। तो आर्कटिक से एक कठिन जीवन प्रदेश में जी रहा था, ठंडे में जी रहा था, आइस थी, बहुत बर्फ थी, जीवन बहुत कठिन था। उस कठिनता को पीछे छोड़ता गया और आगे बढ़ता गया और दुनिया में फैल गया। उनमें से एक टुकड़ी, ये कह ली, एक कबीलाई लोग भारत के अंदर प्रवेश किए और फिर भारत में आकर बस गए। और फिर उन्होंने भारत का जो सप्त सैंधव क्षेत्र है, 7 नदियों का क्षेत्र, उस क्षेत्र में अपने आप को रिसाइड किया, उन्होंने बसा लिया और फिर उत्तर भारत के निवासी बन गए। तिलक जी का मत ये है। एक और मत है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्राचीन इतिहास विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे गंगानाथ झा सर। सामान्य इनको GN झा कहा जाता है, बड़े मशहूर, इस नाम से बड़ा मशहूर है। बहुत सी इतिहास, प्राचीन काल के इतिहास है इनकी है और बड़ी ऑथेंटिक किताबें हैं। हम लोगों के पास जो ज्ञान है, कहने कि हम लोग भी GN झा सर को पढ़ के ही आए हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का में रहे तो उनका नेतृत्व भी प्राप्त हुआ, उनका मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। सर का ये मानना है, गंगानाथ झा का मानना ये है, असल में आर्य कहीं से आए नहीं थे, वो मूलतः भारत के निवासी थे। उसको कहते हैं कि वो ब्रह्मऋषि प्रदेश के रहने वाले थे, ऋषियों के प्रदेश के रहने वाले। आर्य GN झा सर का मानना ये है कि आर्य मूलतः ऐसे स्थल के निवासी थे जहां ऋषियों का निवास था। अब भारतीय भूक्षेत्र में ऋषियों का जो निवास स्थल माना गया है, वो सरस्वती नदी के आसपास माना गया है। उनकी तपस्या सिंधु या सरस्वती, अधिकांश सरस्वती नदी के आसपास उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र को किया है ऋषियों ने। तो मान लिया जाए कि जहाँ सरस्वती नदी थी उसके आसपास के क्षेत्र में ही आर्य का निवास था। ये कहीं दूर से, बाहर से आवर्जक नहीं है, कहीं आया हुआ नहीं है, ये यहीं का निवासी है। GN झा का सर का ये मानना है। आपके एग्जाम में जो लिस्टिंग के क्वेश्चंस होते हैं, मैपिंग के, एक एक दुबी, इस तरह से करके, तो ये थ्योरी पूछती है कि किसने किससे कहा है।
तो ये 4-5 नाम आप लिख लेंगे तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा इस सवाल का उत्तर देना। जो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने वाला प्रश्न होता है, इन इतने जान लेने से आपके वो प्रश्न हल हो जाएंगे। खास करके टीजीटी वाले जो लोग हैं या उत्तराखंड पीसीएस वाले हैं या इस तरह की परीक्षाओं को देते हैं, उनके लिए बड़ा सरल हो जाएगा इस खंड को समझना। लेकिन जो मान्य मत है इतिहासकारों में कि वास्तविक रूप में आर्य रहने वाला कहाँ का था, इस मत में दो इतिहासकार हैं। जर्मन इतिहासकार है मैक्स मूलर और भारतीय इतिहासकार है डॉक्टर R.S. शर्मा। शर्मा सर नहीं, आपने ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ी होगी और लगभग 20 से अधिक किताबें इनकी प्राचीन काल के इतिहास पर लिखी गई है। खुद लिखा है इन्होंने, हर खंड को हर आयाम से लिखा है और बड़ी मूल्यवान धरोहर है वो। प्राचीन काल के इतिहास को समझने के लिए आर्य शर्मा सर की किताब बड़ी मूल्यवान, बड़ी धरोहर के रूप में है। बड़ा स्पष्ट कर देती है कि वो संस्कृति या हमारा प्राचीन भारत किस रूप में था। इन दोनों लोगों का ये मत है कि असल में आर्य जो है मध्य एशिया का निवासी था। ये जो उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, जो सेंट्रल एशिया का एरिया है, जनसंख्या बढ़ने के कारण और खाद्यान्न की कमी के कारण आर्यों की छोटी छोटी टुकड़ियों ने वहां से पलायन आरंभ किया और एक लंबा यात्रा तय किया उन्होंने। ईरान के रास्ते होते हुए कश्मीर के खैबर रूट से खैबर दर्रा को पास किया और फिर वो कश्मीर होते हुए भारत के उत्तरी भाग में फैल गए। पहले वो दोनों कालखंड को अगर देखा जाए तो सप्त सैन्यों के क्षेत्र में प्रथमता ऋग्वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में वो गंगा यमुना के दबाव में पूरी तरह से फैल गए। पर इन दोनों इतिहासकारों का मत है कि मूलतः आर्य मध्य एशिया का रहने वाला है। जनसंख्या बढ़ने, खाद्यान्न की कमी और दूसरे कारणों से भी, कुछ लोग भूकंप वगैरह भी मानते हैं, उन कारणों से वहां से पलायन करना आरंभ करता है। वो एक साथ नहीं करता बल्कि छोटी छोटी टुकड़ियों में, टोलियों में वहां से पलायन आरंभ करता है और फिर एक लंबा रूट तय करता है। वो ईरान होते हुए वो भारत में एक खैबर दर्रा को पार करके प्रवेश करता है, भारत में वो डिसाइड कर जाता, बस जाता है। यही मत मान्य है। इतिहासकारों ने इसी मत को माना है। भाषाई आधार पर, डीएनए के आधार पर, रहन सहन, शरीर की बनावट के आधार पर कुछ 4-5 मापदंड हैं। उन मापदंडों के आधार पर, वैज्ञानिक परीक्षणों के आधार पर इतिहासकार इस बात को स्वीकार करता है कि वास्तविक रूप में आर्य मध्य एशिया का रहने वाला था। एक प्लेन है, प्लेन ऑफ स्टैपी, गोबी का मैदान, उसी के आसपास का रहने वाला था। अगर देश का नाम लिया जाए तो उज्बेकिस्तान के आसपास का ये इलाका, ये क्षेत्र पड़ता है। अब परीक्षा के लिए ये खंड इतनी बात इतनी इंपॉर्टेंट है, ये पूरा क्लास आपको प्रीलिम्स में या जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं टीचर के, उत्तराखंड पीसीएस के या यूपीएससी के, इसमें कम से कम 4 से 5 सवाल आपको प्रीलिम्स में और 1-2 सवाल मेंस में बन जाता है।
अब बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। पूरा कालखंड पूरी समझिएगा, पूरा क्लास को, और अंत तक देखिएगा तो आपको ढेर सारे सवालों की प्रकृति और ढेर सारे प्रीलिम्स के ऑब्जेक्टिव और मेंस के क्वेश्चन मिलते जाएंगे। तो मैं जगह जगह पे बताता चलूँगा कि कहाँ कहाँ किसके क्या इंपॉर्टेंस है। समझने का प्रयास करते हैं कि आर कब आए, दोनों उसका जो फेज है ऋग्वैदिक काल का और उत्तर वैदिक काल का, कब से कब रहा, दोनों कालखंड का पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्य किस प्रकार का है, उसकी पहचान क्या है, साहित्य किस तरह का है और कहाँ तक है जो हमको उसकी व्याख्याएं करता है। वैदिक काल खंड दो फेस है इसका। एक को कहा जाता है ऋग्वैदिक काल, एज ऑफ ऋग्वेद, और दूसरे कहते हैं उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक पीरियड। पूरा कालखंड अगर देखा जाए, बिट करके देखते हैं, बांट कर, इतिहासकारों का यह मत है कि आर्य अपनी भारत में पूरी तरह से पहली बार जब बस्ती बसाई तो उसका समय काल था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का कालखंड कहलाता है ऋग्वैदिक का। क्यों कहलाता है इस कालखंड को, उसको भी उसके साक्ष्यों के आधार पर समझने का प्रयास किया जाएगा तो बड़ा आसान हो जाएगा कि इस कालखंड क्यों 500 बीसी 500 सालों का माना गया है। कारण मतलब इसका साक्ष्य, हम साक्ष्य के आधार पर चले अगर ना तो डिटेल में समझेंगे। इसका पुरातत्व है, और पुरातत्व को कहते हैं इसमें गेरुए रंग के मृद भांड, मृद भांड मतलब होता है मड पॉटरीज, मिट्टी के बर्तन। इसी को इंग्लिश में कहते हैं OCP, और चिरी कलर्ड पोट्रीज, बर्तन। कलर कहने का मतलब ये है कि लोग मिट्टी के मड के बर्तन बनाते थे, उसको आग में पका देते थे तो गिरवे रंग का हो जाता था, या गिरवे रंग से उस पर कुछ कलर कर दिया करते थे तो उसका जो रंग था वो गेरुआ हो गया। अब बर्तन कैसे बनाए उन्होंने सोचने का प्रयास किया जाए, क्या बनाया उन्होंने। एक बड़ा आर्यों के जीवन में एक बड़ा प्रिय भोजन था, उसका नाम था क्षीरपक मोदनम। आर्यों के जीवन में गाय का बड़ा महत्व है, वही उनकी आर्थिक सामाजिक धार्मिक पहचान भी है, वही उसके गोत्र और वर्ण का बंटवारा भी करती है, वही उसकी आर्थिक स्थिति का घोतक भी है, वही उसके सामाजिक हैसियत को भी डिफाइन करती है। आर्यों के जीवन में गाय और घोड़ा दो जानवर ऐसे हैं, घोड़े की पीठ पर वो यात्रा करते हैं और गाय उनके दैनिक जीवन में सामाजिक आर्थिक धार्मिक रूप से बहुत महत्व है गाय का, विशेष करके सामाजिक और आर्थिक रूप से। तो ऋग्वैदिक आर्यों ने भी
अपने जीवन को आसान बनाने के लिए गाय का उपयोग किया, और जो खाया है, जो सबसे प्रिय भोजन के रूप में उपयोग किया है, उसका नाम है क्षीर पकमोदनम। अब ये एक प्रकार का खाना है, दो चीजों से मिलकर बनता है, जौ और गाय का दूध। एक तरह से जो हम लोग खीर बनाते हैं, हमारे यहाँ चावल से खीर बनती है, ये लोग जौ बनाते थे क्योंकि वो गेहूं और चावल नहीं खा रहे थे। उनके लिए जो ग्रेन्स थे, खाने की वस्तुएं थी, जो अन्न था, जौ बहुत महत्व था, जौ अधिकायक था। तो दूध में जौ पकाते थे वो लोग। उस किस तरह के बर्तनों का उपयोग करते थे? खाने के लिए उन्होंने उपयोग किया मिट्टी की तस्तरियों का, प्लेटों का, या उन्होंने पानी पिया तो कुछ ग्लास जैसा मिट्टी का बनाया, कुछ पानी का संचय किया अगर, तो संचय के लिए मिट्टी के ही घड़े बनाए। हो सकता है कि खीर को खाने के लिए लोगों ने चम्मच भी बनाया। कुछ साक्ष्य मिलते हैं। तो इस तरह के बर्तनों का, मड के बर्तनों का, मिट्टी के बर्तनों का ऋग्वैदिक आर्यों के सामाजिक और पारिवारिक जीवन में प्रचलन था। पर ये पूरे बर्तन मिट्टी के थे, किसी धातु के नहीं थे। मिट्टी के बर्तन को बनाकर ये लोग आगे पका के गिरवे रंग से रख दिया करते थे, और ये निरंतरता है। एक लंबे समय तक हम देखते हैं कि लगभग 1200 तक मिट्टी के बर्तन ही बर्तन इसी रूप में दिखाई पड़ते हैं। 1200 के बाद उत्तर वैदिक कालीन बर्तन दिखाई पड़ते हैं, जो घरों की सजावटी के रूप में काम आते थे। तो उत्तर वैदिक काल भी देख लेंगे अभी हम लोग, थोड़ा समय इसको पढ़ लें। ऋग्वैदिक आर्यों के जो पुरातात्विक साक्ष्य है, उसका नाम है गेरुए रंग के मिट्टी के बर्तन। ये परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है, उसको याद रखिएगा। बहुत अच्छे यूपीएससी तक के सवाल इस पर हो जाएंगे। बाकी आपके एग्जाम तो लोअर पीसीएस का, उत्तराखंड पीसीएस का, टीजीटी पीजीटी का, नवोदय का, एलटी ग्रेड का, ये सारे एग्जाम इस खंड से निकल जाएंगे आपके आसान से, और अपर लेवल तक निकल जाएंगे। अगर कोई यूपीएससी का इच्छुक होगा, उसमें इंटरेस्ट रखता होगा, तो भी दे देगा। बहुत जल्द हम लोग यहाँ पर नए नाम से कुछ यूपीएससी के प्रोग्राम को भी सोच रहे हैं करने के लिए, एक अच्छे मेंटोर्स के द्वारा। अगर हम लिटरेचर की पुरातत्व की बात करते हैं, तो ऋग्वैदिक काल का पुरातात्विक साक्ष्य है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है ओसीपी। और हम इसी के साथ साथ अगर उत्तर वैदिक काल को भी इसी क्रम में समझ लें, तो जैसे ही ऋग्वैदिक काल समाप्त होगा, उत्तर वैदिक काल का आरंभ होगा, अर्थात 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, या कुछ लोग कहते हैं 500 ईसा पूर्व तक। तो परीक्षा में दिमाग खोल कर रखिएगा, अगर 1000 से 600 दिया है, 500 नहीं है, तो सही होगा वो। और 1000 से 500 दिया हुआ, 600 नहीं है, तो मान लीजिएगा। और अगर दोनों है तो 500 मान लीजिएगा, क्योंकि अंत वहीं पर होता है। मान लीजिए कोई ऐसा ऑप्शन हो जिसमें 1000 से 600 भी हो और 1000 से 500 भी हो, तो 1000 से 500 मान लीजिएगा, वही उसका सही चयन हो। तो एग्जाम करने में बहुत दिमाग को ओपन करके रखना पड़ता है। अगर छोटी छोटी एरर को बचा लिया जाए ना, तो परीक्षा में सही प्रश्नों की संख्या अधिक दिखाई पड़ती है, और फिर चयन आराम से हो जाता है। अब इस काल में जो पुरातत्व है, उसका नाम है गेरुए रंग के चित्रित मृदभांड, मीन्स PGW means painted gray
वेयर। क्या बदलाव हुआ है इसके अंदर? दो दो कालखंड है। जब ऋग्वैदिक काल था, समय आरंभ होता है 1200 के 1000 के आसपास इसका, पर इन बर्तनों का आगमन लगभग 1200 के आसपास हो गया था। लेकिन ये बर्तन जब पहले आए तो ओसीपी की ऋग्वैदिक आर्यों ने इन बर्तनों का दैनिक उपयोग खाने पीने में नहीं किया, बल्कि सजावटी बर्तन के रूप में ऋग्वैदिक आर्यों ने उत्तर वैदिक कालीन बर्तन पीडब्ल्यू का प्रयोग किया। लेकिन जब ये प्रचलन में आ गए तो ये उत्तर वैदिक कालीन आर्यों की पहचान बन गई। अब ये बर्तन थे कैसे? बर्तन यही थे जो पहले बनाए गए। तो मान लो कि उत्तर वैदिक कालीन आर्यों ने पानी पीने के लिए गिलास का बनाया, तो पहले की तुलना में अंतर ये था कि इन लोगों ने इस पे काले रंग की आड़ी तिरछी रेखाएं खींच दी। ये रेखाएं ऋग्वैदिक काल में नहीं दिखाई पड़ती। इन रेखाओं को हम लोग ऋग्वैदिक काल के बर्तन सामान्य किसी प्रकार का आरेख नहीं था, जबकि उत्तर वैदिक कालीन बर्तनों पर इस तरह के चित्रात्मक व्यवस्थाएं थी या चित्र बने हुए थे, या अगर दूसरे बर्तन बनाया उन्होंने पानी रखने के लिए घड़ा इत्यादि, तो फिर वही कलाकारी कर दी इस पर। एक बात समझने की है कि जो रेखाएं हैं, ये चाहे ये हो चाहे ये है, ये रेखाएं काली थी, मतलब काले रंग से इन्होंने रंगा या ये रेखाएं खींची। इसका रंग जो है काला है, ब्लैक। तो बर्तनों के आधार पर, पुरातत्व के आधार पर इन दोनों समय काल में इस तरह का अंतर दिखाई पड़ता है। जहां पर ऋग्वैदिक कालीन बर्तन बिल्कुल साफ और प्लेन थे, वही बर्तन उत्तर वैदिक काल में आने के बाद चित्रात्मक हो गए, तो पेंटेड ग्रेवेयर, गिरवे रंग के चित्रित मृत भांड हो गए, और ये उत्तर वैदिक कालीन आर्यों की पहचान बन गई। समय जब आगे बढ़ेगा उत्तर वैदिक काल के आग थोड़ा सा और निकलेंगे महायानों काल में, तो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर आ जाएगा, NBPW। तो आगे बढ़ेंगे तो वहां पे उसका डिस्कस करेंगे, लेकिन हम लोग इस खंड को समझने का प्रयास करें वरना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो हम परीक्षा को अगर ध्यान में रखें तो अब छोटी परीक्षाओं के लिए जो समय काल है इस काल का ये है ऋग्वेद का। परीक्षा में जो प्रश्न पूछता है इस तरह से पूछता है, खास करके आपके समूह गा की परीक्षा में या उत्तराखंड लोअर परीक्षा में, या बहुत हद तक उत्तराखंड PCS की परीक्षा में, या जिनका विषय लेक्चरर में इतिहास का है उन सब परीक्षाओं में। UPSC में अगर आप जाना चाहते हैं तो पूरा का पूरा एक बार समेट लीजिए, एक सवाल सबसे मिल जाएगा। पुरातात्विक साक्ष्य पूछ लेता है तो गिरवे रंग के मृत भांड या मिट्टी के बर्तन हैं। बर्तनों का आकार प्रकार ये ऐसे ही या उत्तर वैदिक कालीन समय काल पुरातात्विक साक्ष्य और बर्तनों के आकार प्रकार को देखकर अपने परीक्षा के प्रश्नों को सरलता से हल कर पाएंगे। अब दूसरा भी एविडेंस इसका है कि इसका साहित्यिक साक्ष्य क्या है। इसका जो लिटरेरी एविडेंस है वो क्या है, उसको भी समझा जाए। अब दोनों कालखंड को देखेंगे हम लोग। ऋग्वैदिक काल, इसका जो साहित्य है वो साफ साफ बिल्कुल स्पष्ट है
ऋग्वेद, इसमें किसी प्रकार की दुविधा नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट आपके पास उत्तर है कि ऋग्वेदिक काल का साहित्यिक साक्ष्य है ऋग्वेद। ऋग्वैदिक साहित्य के बारे में अलग से हम क्लासिफिकेशन करेंगे, कल ही कर देंगे इसको। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो बाकी के 3 वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, तो हम जब साहित्यिक साक्ष्यों की बात करेंगे तो ऋग्वैदिक काल का साहित्यिक साक्ष्य हमारे पास है ऋग्वेद, और उत्तर वैदिक काल का साहित्यिक साक्ष्य हमारे पास है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसके अलावा वेदों की व्याख्या के लिए चारों वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद लिखे गए, जो इसी काल की जानकारी देते हैं, जो वैदिक पूरे काल की जानकारी हमको मिलती है। चारों वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ मैं क्लासिफिकेशन करूंगा वैदिक साहित्य में, तो चारों वेदों को कितनी शाखाएं हैं, उन शाखाओं में कितने ब्राह्मण हैं, कितने आरण्यक ग्रंथ हैं और कितने उपनिषद हैं, उनके नाम क्या हैं, हम साहित्य में उसकी व्याख्या कर देंगे। चारों के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, चारों के आरण्यक ग्रंथ हैं और चारों के उपनिषद हैं। ब्राह्मण ग्रंथ में धर्म की व्याख्या है कि वैदिक धर्म है क्या। अरण्य का मतलब होता है जंगल। हमारे ऋषि मुनि तपस्वी ने जो अरण्य में जाकर, जंगलों में जाकर तपस्या की और सत्य की खोज की, आध्यात्मिक खोज की, उसको कहते हैं अरण्य, अरण्यक ग्रंथ। एक तरह से कहते हैं कि यह है अध्यात्म की व्याख्या। और उपनिषदों में भक्तिवाद है, थ्योरी ऑफ डिवोशन, डिवोशन बाय सोल, आत्मा से अपने आराध्य की भक्ति करना। एक छोटा एग्जाम्पल है कि भगवान श्री कृष्ण का प्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। एक आदर्श भगवान की किस प्रकार से भक्ति की जाएगी, एक प्रेमी, एक लविंग गॉड की डिवोशन बाय सोल, आत्मा से भक्ति किस प्रकार की जाएगी, और पूरा भक्तिवाद उपनिषदों में समाहित है। प्रत्येक वेद के अपने उपनिषद हैं, अपने आरण्यक हैं, अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, और ये सब मिलके बनाते हैं वैदिक साहित्य। और हमको इन्हीं साहित्यों से आर्यों की सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक, रहना सहना, खाना पीना, पहनना, उठना बैठना, सामाजिक पारिवारिक परिवेश, संस्कृति, इन सब बातों की जानकारी मिलती है। लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि वेदों को अपरिच्छेय माना गया है, जिसको ईश्वरीकृत डिवाइन टेक्स्ट माना गया है। इसकी रचना मनुष्यों ने नहीं की है, बल्कि स्वयं ईश्वर ने किया। इसका प्रत्येक छंद, प्रत्येक ऋचा, प्रत्येक मंडल स्वयं दैवी वाणी है, ईश्वर की वाणी है। ये मनुष्य के क्षमता, सोच से बाहर है। प्रत्येक
वाक्य, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक मात्रा ईश्वर द्वारा रचित है। इसीलिए तो कहा गया है अपरुषेय है। लेकिन ये सब साहित्य हमको ऋग्वैदिक आर्यों के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत जानकारियां देते हैं। तो बड़े मूल्यवान ग्रंथ हैं, जिससे हमको आर्य संस्कृति के बारे में, उनके विश्वासों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने इन वेदों का संकलन किया है, और संकलन करने के कारण महर्षि को वेद व्यास कहा जाता है। इतिहासकार इसका जो समय बताते हैं कि महर्षि ने किस समय पर किया, तो लगभग 200 ईसा पूर्व में इन वेदों का संकलन महर्षि ने किया है। वैदिक संस्कृति समझने के लिए समय काल, पुरातात्विक पहचान, आर्यों का मूल निवास स्थल, साक्ष्यों के आधार पर, चाहे पुरातत्व हो चाहे वो साहित्य हो, दोनों का आधार ऐसा है कि हमको आर्य संस्कृति की पूरी जानकारी दे देता है। अब इस लेक्चर में आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपकी परीक्षा में बड़ी काम आएगी, खास करके सभी परीक्षाओं में। और मैं टाइम टू टाइम अभी बताता चला हूँ कि कहाँ कहाँ परीक्षाओं के लिए आप उपयोग कर सकते हैं अपनी सामग्री को, इस क्लास को। तो खूब ढेर सारा सवाल बन जाता है। अगले क्लास में हम लोग इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि वैदिक साहित्य है क्या, और फिर उसका ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और वेदों की शाखाएं किस प्रकार से बटी है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होगा और बहुत उपयोगी होगा। इसके आधार पर आप अपने नोट्स बना सकते हैं, और पूरी क्लास करने के लिए आप एजुकेशन जोन, हल्द्वानी, आप अपनी आगामी परीक्षाओं के लिए उत्तराखंड पीसीएस, लोअर पीसीएस या लेक्चर पीसीएस, लेक्चर जैसे परीक्षाओं के लिए सेंटर कॉल करें या विजिट करके पूरी जानकारियाँ लें, ताकि पूरा सिलेबस आपके साथ अच्छे टीचरों के साथ पूरा कंप्लीट किया जा सके और आप अपनी परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकें। नेक्स्ट, तब तक के लिए